हेलो क्लास। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में वर्ण विचार पे बात करेंगे, वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अल्फ़ाबेट, यानी लिखने के लिए जो हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो वर्ण, अल्फ़ाबेट या अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि आपने लिपि के बारे में पढ़ा होगा, तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो यही लिपि, इन्हीं संकेतों को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उनको हमने नाम दिया है वर्ण का। वर्ण यानी जो भी भाषा हम लिखेंगे उसको लिखने के लिए किस किस ध्वनि संकेत का हम प्रयोग करते हैं वो हम वर्ण विचार के अंतर्गत जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक हम इनको कोई स्वरूप प्रदान नहीं करते हैं, कोई नाम नहीं देते हैं, तब तक ये ध्वनि जो है हमारे लिए केवल आवाज़ होती है, एक साउंड होता है। जैसे अगर बाहर चिड़िया बोल रही है लेकिन उसके बाद का हम कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए केवल ध्वनि है, आवाज़ है। अगर बाहर कोई सामान गिर रहा है और उसके गिरने का कोई अर्थ नहीं पता चलता है तो वो क्या है हमारे लिए? आवाज़ है, केवल एक साउंड है। लेकिन जब हम इनको लिखने के लिए प्रयोग करने लगते हैं और इनका अर्थ समझने लगते हैं तो ये हमारे लिए ध्वनि संकेतों को लिखने का एक माध्यम बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उच्चारण करते समय, उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलते समय जब हम इन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो। अब अक्षर क्या होते हैं? अक्षर ऐसी ध्वनि होती है जिसके हम खंड नहीं कर सकते, अर्थात टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें बांट नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं? ये ध्वनि हमारी क्या कहलाती है? ये वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? पहले अक्षरों से करते हैं, अक्षर पढ़ना लिखना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम शब्दों की रचना करते हैं और शब्दों के बाद हम वाक्यों पे आते हैं। तो अगर शब्द का अर्थ नहीं होगा तो हमारा वाक्य भी अर्थवान नहीं बनता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए कहा जाता है कि बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि जैसा जैसा हम बोलना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में आता है वैसा हम लिखते भी हैं। जब हम गलत बोलते हैं तो हम लिखते भी गलत है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम सही उच्चारण करेंगे, उसका सही अर्थ जानेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी सही। भाषा के घटक या अंग वर्ण, शब्द और भाषा के अंग या घटक माने जाते हैं। वर्ण, शब्द और भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य भाषा के अंग या घटक माने जाते हैं। अंग का मतलब क्या होता है? पार्ट। मतलब कि ये आपकी भाषा बनी किन किन अंगों से है। कैसे समझेंगे अंग किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आप किसी पेड़ को देखिए तो उसके अंग क्या क्या बनती हैं? उसके रूट होते हैं, उसके लीव्स होते हैं, उसके ब्रांचेज होते हैं, स्टेम होते, इससे मिलकर एक पेड़ बनता है। ध्यान दीजिएगा कि जड़ों से, पत्तियों से और तने से मिलकर एक पूरे पेड़ का निर्माण होता है। ये उसके क्या होते हैं? अंग होते हैं। इसी प्रकार से जब भाषा बोली जाती है तो उस भाषा के अंग क्या क्या होते हैं? वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। इसी आधार पर व्याकरण के भी 3 अंग माने गए हैं। वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत वर्णों के रूप, उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी रचना, भेद तथा प्रयोग के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, उसके भेद आदि का विवेचन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो व्याकरण का अंग है, व्याकरण के जो 3 अंग हैं, उनको 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, उनको विभाजित कर दिया है। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला जो यहाँ आया है, वर्णमाला का अर्थ क्या है? जैसे कि आप कोई मोती पिरोते हैं तो उसमें अलग अलग मोतियों को एक धागे में रखते हैं, एक समूह में रखते हैं। उसी प्रकार से वर्णों को जब हम एक समूह में रखते हैं, वो भी कैसे? क्रमबद्ध, यानी अरेंज वे में रखते हैं। कोई भी वर्ण इधर से उधर नहीं हो सकता है।
तो वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्ण मतलब क्या हो गया आपका अक्षर, और माला मतलब एक संपूर्ण उसका माला बना हुआ है, उसको एक जगह जोड़ के क्रमबद्ध रूप में रखा गया है, तो ये हमारी वर्णमाला कहलाती है। अब वर्णमाला हमारे दो रूपों में, दो भागों में इसको हमने विभाजित किया है। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला स्वर, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वे संख्या में 11 होते हैं। यानी स्वर, हमने वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पहले हम परिभाषा किसकी समझ रहे हैं, स्वर की। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए यहाँ जो मैंने प्रोनाउंस किया है, उच्चारण किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप इन स्वरों को पढ़ते हैं तो जैसा ये स्वर होते हैं, छोटा स्वर है तो आपके माउथ का जो बोलने का तरीका होता है उसी हिसाब से आपके माउथ का भी शेप चेंज होता रहता है और आपकी टोन भी चेंज होती रहती है। जैसे आपने बोला आ, तो आपका मुंह छोटा सा खुलेगा, आ आपका मुंह बड़ा सा खुलेगा। तो जब आप इस पे ध्यान देंगे कि कौन सा अक्षर बोलते समय आपका माउथ का जो शेप है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको कभी भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जो मात्राओं की दिक्कत आती है, क्योंकि मात्राएं हमारी किससे बनती हैं, स्वर से बनती हैं, तो पहले स्वर को बोलने का तरीका हमें समझना पड़ेगा, तभी हमारी मात्राएं सही होती हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आप देख रहे होंगे कैसे कैसे आपका टोन चेंज होता जा रहा है। तो लिखते समय भी हम जब लिखते हैं तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बोल कैसे रहे हैं और किस हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी, तो किसी में क्या जल्दी से हमने बोला इसमें, तो हमारा जो टोन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में आया, ठीक है। अगर हमने बोला किसी, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा, और किसी में छोटी की मात्रा, तो इसमें चेंजेस आ रहा ना, ई और ई। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप में होता है, वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं, स्वर को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण या अक्षर की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी शुरुआत जब होती है भाषा को बोलने की, तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, स्वर से करते हैं, और इनको बोलने के लिए कभी भी किसी अक्षर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। आजकल अंग्रेजी से आई ध्वनि आ का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, हॉकी, कॉलेज, अफसर, ऑफिसर आदि। यह आ तथा अ के बीच की ध्वनि है। जैसे डॉक्टर, अ जो आप बोल रहे हैं, तो ये ऊपर एक मात्रा लगी है, ये आपकी एक विशेष मात्रा है जो कभी कभी हिंदी में प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, व्यंजन कॉन्सोनेंट, पहले आपने वोवेल पढ़ा, अब कॉन्सोनेंट हो गया। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो कि वे ध्वनि संकेत होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी हम व्यंजन को बोलेंगे तो आप देखेंगे उसके अंत में स्वर जरूर आता है। जैसे क, ध्यान दीजिएगा, क, का, तो क को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें अंत में क्या आ रहा है, अ, का, बड़ा आ। तो ये अंतर होता है, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि व्यंजन हम बोल रहे हैं तो उसके अंत में स्वर जरूर आएंगे, लेकिन हम जब स्वर बोलते हैं तो उसमें व्यंजन नहीं आते हैं। तो व्यंजन वो ध्वनि संकेत होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ व्यंजन आपके क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। अब हम आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह आपका किसे कहते हैं, अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन से पहले इनकी गिनती होती है। इसीलिए देखिए हम लोग, अब पहले हम लोग अंग आहा को पढ़ते थे पूरा स्वर में, लेकिन अब हम कहाँ से पढ़ते हैं, अ से अ तक,
अ से अ तक अंग और अह जो होता है वो सामान्य रूप से दोनों में ही व्यंजन और स्वर में प्रयोग होता है, तो इसे हम कहते हैं अयोगवाह। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। उच्चारण करते समय अ स्वर के बाद अनुस्वार की ध्वनि प्रकट होती है, जैसे अंकुर, अंधा, अंत, संतरा आदि। ये देखिए अनुस्वार और विसर्ग आपका दिया ना पहले। अनुस्वार क्या मतलब है, जो अंग की बिंदी हमारी लगती है, अंग, आहा, देख रहे ना। अनुस्वार उसे कहते हैं जहाँ पे अंग की बिंदी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो यहाँ पे दिया अंग, उसके बाद आपका दिया अनुनासिक, चंद्र बिंदु की यहाँ बात की जा रही है। अनुनासिक का मतलब कि बोलते समय इसकी ध्वनि हमारे इसकी बोलते समय जो है नाक और मुंह दोनों से इसके आवाज आती है, ये ध्वनि स्वतंत्र नहीं होती है। स्वरों के साथ इसका प्रयोग होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जैसे अंगूठी, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंगूठी, नाक और मुंह दोनों से इसकी आवाज आ रही है। चंदन, अंग की मात्रा वहां लगी, और यहाँ अंगूठी, नाक और मुंह दोनों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। पंचम वर्णों की जगह अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे कंस, पंजा, कंधा, हंस आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और इसका प्रयोग संस्कृत से आए तत्सम शब्दों की तरह ही होता है, जैसे अतः, दुख, स्वतः, प्रातः, अंततः आदि। तो विसर्ग का उच्चारण हम किसकी तरह करते हैं, ह की तरह। जो अंग आह जो है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और अंग को क्या कहते हैं, अनुसार और अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु को। अनुसार किसे कहते हैं हम, जो आपका होता है, पॉइंट होता है, जो आपकी अंग की बिंदी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, वो अनुस्वार कहलाता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।